समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल न मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब ठेस लगे तो पत्थर को दोष देते हैं। इसलिए दोष देने के बजाय सत्कर्म और शुभ कर्म करते हुए और अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। इसी विचार के साथ मंगलवार के एक नए दिन की एक नई सुबह में आइए शुरू करें समाचार मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, जिसमें होते हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मेट्रो समाचार, मौसम का हाल, इतिहास के कुछ रोचक पन्ने और समाज के कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन के बारे में जानकारी। तो स्वीकार कीजिए आप ही के अपने रवि कपूर का नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं रेनू कटारिया। रेनू, आपको भी मेरा नमस्कार। Namaskar Ravi, and a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the entire Akashvani network. And dear listeners, we are going to bring you our forever exciting daily news magazine program, जिसमें कि रवि ने आपको already update कर ही दिया है कि हम क्या-क्या लेके आने वाले हैं. And also some historical information related to this day, that is the 3rd of September. So, without wasting any time, let's begin with the headlines first. जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री ब्रुनेई के सुल्तान हाजी असनहल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। वे आज और कल ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रुनेई यात्रा है। भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह यात्रा हो रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा का दूसरा पड़ाव सिंगापुर होगा। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर 4 और 5 सितंबर को वहां की यात्रा पर रहेंगे। दोनों नेता भारत और सिंगापुर के बीच रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 6 वर्षों के बाद सिंगापुर जा रहे हैं। सिंगापुर और भारत के बीच रक्षा सहयोग मजबूत है। वहीं व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच संबंधों में निरंतर विकास देखा गया है। सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। The Centre has notified the constitution of the 23rd Law Commission. The term of the commission will be for a period of 3 years till 31st of August 2027. The commission will have a full-time chairperson and 4 full-time members, including member secretary. The secretary of the Department of Legal Affairs and the secretary of the Legislative Department are ex officio members of the panel. There can be 5 part-time members in the commission. Serving Supreme Court and High Court judges will be chairperson and members of the Law Commission. The notification said they will perform their functions on a whole-time basis up to the date of retirement from the Supreme Court or High Court or expiry of the term of the Commission, whichever be earlier. The Cabinet Committee on Security has approved the proposal for the procurement of 240 aero engines for the Su-30 MKI aircraft of the Indian Air Force. The approval was granted under the Buy Indian category from Hindustan Aeronautics Limited, HAL, at a cost of over 26,000 crore rupees, inclusive of all taxes and duties. The Ministry of Defence said that the delivery of these aero engines would begin after 1 year and be completed over a period of 8 years. The engines will have an indigenous content of over 54%, enhanced due to indigenization of some key components of aero engines. These engines will be manufactured at HAL's Koraput division. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल मेघालय के शिलांग में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में पूर्वोत्तर, पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया। श्री शेखावत ने कहा कि देश में पर्यटन की समग्र वृद्धि और विकास के लिए मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अधिक सहयोग लाने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है।
ये इस श्रृंखला की तीसरी बैठक थी। इससे पहले चंडीगढ़ और गोवा में बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये बैठकें विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विकसित करने, वैकल्पिक स्थलों को बढ़ाने और क्षेत्रों में विपणन, सुरक्षा, कनेक्टिविटी, स्वच्छता और व्यापार करने में आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेंगी। An Indian Air Force IAF MiG-29 fighter jet crashed near Barmer in Rajasthan last night. The IAF said the fighter plane encountered a critical technical snag during a routine night training mission, forcing the pilot to eject. It added that the pilot was safe and no loss of life or property was reported. A court of inquiry has been ordered by the IAF in this matter. The Investor Education and Protection Fund Authority, IEPFA, has launched a new 5-digit toll-free number, 14453, as part of its ongoing efforts to enhance claimant support services. The new toll-free number will provide users with access to an upgraded multi-language interactive voice response system, or IVRS, and an enhanced call center. The old toll-free number is discontinued. The Ministry of Corporate Affairs said that the IVRS will be available 24/7 to ensure that assistance is always accessible, while the call center will operate from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. every weekday during business hours. The ministry stated that the new system is expected to significantly reduce wait time and improve overall satisfaction for claimants seeking assistance. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया। प्रतिष्ठित IIT ब्रांड को संयुक्त अरब अमीरात UAE में स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और ऊर्जा इंजीनियरिंग के 52 स्नातक छात्रों के उद्घाटन बैच का स्वागत किया गया। स्नातक कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन प्रतिष्ठित JEE एडवांस परीक्षा और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए डिजाइन किए गए संयुक्त प्रवेश परीक्षा CAET के माध्यम से किया गया है। परिसर की स्थापना फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा अपनाए गए विजन दस्तावेज के एक प्रमुख पहलू को पूरा करता है। Indian paddler Divyanshi Bhaumik clinched a bronze medal in the under-19 youth girls singles event at the World Table Tennis Youth Contender Varazdin 2024 Arena Varazdin in Croatia yesterday. The 13-year-old paddler is a Khelo India athlete. पेरिस पैरालंपिक 2024 के 5वें दिन भारत पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा है। अंतिल ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। सुहास अपना अंतिम मैच गत चैंपियन लुकास मजूर से सीधे सेट में 9-21, 13-21 से हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसी मथी मुरुगेसन ने भी फाइनल में चीन की क्यू जिया यांग से हारने के बाद रजत पदक जीता। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर महिला एकल SU5 वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्रेय सिवन ने भी महिला सिंगल्स SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। इससे पहले योगेश कथुनिया ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचारों की जानकारी दे रही हैं रेनू कटारिया। Thank you, Ravi. I'll begin with Chennai Metro. The National Highways Authority of India is set to undertake temporary rectification measures at 9 accident-prone spots next month.
The measures will include minor road repairs, realignment works, and the installation of metal crash barriers along the sides to prevent vehicles from veering off the road. Additionally, cat eyes, rumble strips, and other metro reflective cautionary signboards will be installed. And more news from Chennai Metro. The state wildlife authorities are set to launch one-day trekking trips in various forest areas across the state. To facilitate this, the TN Wilderness Experience Corporation has been established, and the first trial trek from Avalanche to Kolleribetta was completed. Vismiju Vishwanathan, head of the newly created corporation, said that 40 locations across 18 forest divisions have been identified for the treks. A total of 400 people have been trained as guides, with each trekking route staffed by 10 trained guides. The trekking routes in Tamil Nadu are categorized as easy, moderate, and tough, and include well-known tourism destinations. Of the 124 approved trekking routes in the state, only 40 have been selected. Moving on to Bengaluru Metro, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar has announced that an online building plan approval process will be launched in the Bruhat Bengaluru Mahanagra Palike jurisdiction. Addressing the media persons in Bengaluru yesterday, he said that online building plan approval will be given for the construction of buildings on plots measuring under 4,000 square feet in the city limits. An authorized architect or engineer of the municipal corporation will look into the building plan and, if approved, will upload his approval online. All building sites up to 50 by 80 feet will be able to get online approval. The building owners can commence construction after acquiring the provisional certificate, and the municipal corporation engineers will inspect the construction site for authentication. When asked about the potholes on Bengaluru Road, Sivakumar said that 2,795 potholes have been identified and a 15 days deadline given to fill them up. And the last news that I have is from Hyderabad Metro. In Telangana, rains continue to lash some parts of the state, even as there has been some let-up in the rain since yesterday in the rest of the state. However, people are facing hardships in the flood-affected areas like in Khammam, Mahbubabad and Surapet districts. NDRF teams and state disaster response teams are in relief activities. The government has opened 110 relief camps, and more than 4,000 people have been shifted to these camps safely. The government has initially estimated losses at about 5,438 crore rupees, while the officials are carrying out the detailed enumeration of losses. Chief Minister A. Revanth Reddy, who visited Khammam, the worst affected district yesterday, has announced 5 crore rupees immediate assistance to each of Khammam, Bhadradri, Kothagudam, Mahbubabad and Surapet districts, and 5 lakh rupees to the kin of each deceased. The Chief Minister said that a total 16 deaths reported in the state due to rains and rain-related incidents. Meanwhile, the Met officials have issued alert of more rains in the next few days. And moving on to Ravi, what do we have from Delhi, Mumbai and Kolkata? भाई मेरे पास भी बहुत से समाचार हैं। शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल राजधानी में आयोजित इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बाजार कार्यक्रम में ऐप आधारित डिलीवरी पार्टनर्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिलीवरी पार्टनर्स की वजह से लोगों को उनका जो जीवन है वो सुलभ हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की ईवी राजधानी बन चुकी है। श्री गहलोत ने लोगों से आग्रह किया कि सभी लोग मिलकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं। दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ क्षेत्र के रावता गांव में अवैध रूप से चल रही जींस रंगाई की 4 फैक्ट्रियों को सील किया है। नजफगढ़ क्षेत्र के निगम उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सीलिंग योजना के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रपति भवन में जारी अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षक भ्रमण करेंगे। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला हुआ है। हालांकि 5 सितंबर को केवल शिक्षकों को ही उद्यान में प्रवेश मिलेगा। वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT द्वारा कल से दिल्ली हाट में छाप प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में संस्थान के वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों और कारीगरों के रचनात्मक उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है।
दिल्ली हाट में शुरू हुई छाप प्रदर्शनी में देश भर से आए हथकरघा कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों और डिजाइनरों के 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। 14 दिन तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय शिल्प कौशल की कलात्मकता का जश्न मनाना है। इस प्रदर्शनी में आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मुंबई की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो संगठन सहयोग के माध्यम से उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करता है, वो देश के विकास में बड़ा योगदान देता है। वे कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणा नगर में श्री वारणा महिला सहकारी मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थी। समूह के संस्थापक तात्या साहेब कोरे के काम की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि तात्या साहेब सहकारी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की क्षमता में विश्वास करते थे। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कोल्हापुर पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति महाराष्ट्र की 3 दिन की यात्रा पर है। आगे बढ़ते हैं रेनू, चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इस विधेयक में पश्चिम बंगाल में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार और हत्या के अपराधियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक का नाम अपराजिता महिला और बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2024 है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का प्रावधान है और ये केवल पश्चिम बंगाल राज्य पर लागू होगा। ये विधेयक यौन अपराधों में महिलाओं और बच्चों को कड़ी सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और रेणु के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का मौसम। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। And Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature will be 26 degrees Celsius and the maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be 21 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 22 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius. और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। तो 3 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं इस तरह से। I'll begin first. The year is 1767 Ravi. On this day, that is 3rd of September, Colonel Smith was defeated in the Battle of Changamar that took place between the combined forces of Nizam and Hyder Ali and the British Army. This was the first war of Mysore. The British concluded a humiliating peace with Hyder Ali of Mysore. 1783 में आज के दिन अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पेरिस की संधि के साथ क्रांतिकारी युद्ध समाप्त हो गया। 1833 में आज के दिन अमेरिका में पहला सफल समाचार पत्र न्यूयॉर्क सन बेंजामिन एच डे के द्वारा शुरू किया गया था। In 1916, Annie Besant started the Home Rule movement. 1939 में आज के दिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविले चैम्बरलिन द्वारा एक रेडियो प्रसारण पर ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1943 में आज के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने इटली पर हमला किया और 1971 में आज के दिन कतर स्वतंत्र राष्ट्र बना था। In 1983, on this day, the U.S. Census reports world population at 4.72 billion. China had 1.05 billion and India 731 million.
1984 में आज ही के दिन दक्षिण फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से करीब 1300 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। In 1987, Vishwanathan Anand at 17 becomes India's first and the world's youngest grandmaster, and on this day in 1997, India and European Union sign an agreement envisaging a $200 million EU aid for the country's primary healthcare program. 1998 में आज ही के दिन नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की। In 1999, India launches a new phase of military modernization after the Kargil conflict on this day. सन 2004 में आज के दिन रूसी सैनिकों ने अपहरणकर्ताओं के कब्जे से स्कूल मुक्त कराया। 2006 में यूरोप का पहला त्रिवर्षीय चंद्र मिशन समाप्त हुआ आज ही के दिन। 2006 में ही आज ही के दिन भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 2007 में आज ही के दिन चीन के झिंगजियांग प्रांत में चीनी व जर्मन विशेषज्ञों ने लगभग 16 करोड़ साल पुराने जीव के 17 दांत खोजने का दावा किया। और सन 2008 में राजेंद्र कुमार पचौरी को संयुक्त राष्ट्र की संस्था जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल IPCC का पुनः प्रमुख चुना गया। और रेनू, अब समय हो गया है कुछ महानुभावों की पुण्यतिथि, जयंतियों या जन्मदिन के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देने का। तो इस क्रम में रेनू, आज सबसे पहला नाम किनका है? Yes, we are remembering and paying tributes to Frank Russell Capra, born on May 18th in 1897, and he passed away on this day in 1991, who was an Italian-American film director, producer and screenwriter who was the creative force between several major award-winning films of the 1930s and 1940s. Born in Italy and raised in Los Angeles from the age of 5, his rags to riches story has led film historians such as Ian Freer to consider him the American dream personified. We are going to talk about some of his movies that he directed, Ravi. Capra became one of America's most influential directors during the 1930s, winning 3 Academy Awards for Best Director for 6 nominations, along with 3 other Oscar wins from 9 nominations in other categories. Among his leading films were It Happened One Night in 1934, Mr. Deeds Goes to Town 1936, You Can't Take It With You in 1938, and Mr. Smith Goes to Washington in 1939. And the Academy Film Archive has preserved 2 of Capra's films, The Matinee Idol, he made in 1928, and 2 Down and 1 to Go. And today we are also paying tributes to Pasulupeti Ramesh Naidu, or P. Ramesh Naidu, who was an Indian music composer, multi-instrumentalist and singer known for his works predominantly in Telugu cinema. He garnered the National Film Award for Best Music Direction for the film Megha Sandesham in 1982. तो क्यों ना यहाँ पे हम इसी मूवी का एक प्यारा सा तेलुगु सॉन्ग सुन लें? जी बिल्कुल। आकाश देशाना आषाढ़ मासाना मेरी सेटियो मेघमा मेरी सेटियो मेघमा विरहमो दाहमो विडलेनि मोहमो వినిపించు నా చెలికి మేఘ సందేశం और रेनू, अब जिक्र कर लेते हैं जयंतियों का, जिसमें आज सबसे पहला नाम है पंडित किशन महाराज का, जो भारत के सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। आपका जन्म हुआ 3 सितंबर 1923 और निधन हुआ 4 मई 2008 को। ये बनारस घराने के वादक थे। इन्हें कला क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सन 1973 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। किशन महाराज तबले के उस्ताद होने के साथ साथ मूर्तिकार, चित्रकार, वीर रस के कवि और ज्योतिष के बहुत ही अच्छे जानकार भी थे। और रेनू, बैकग्राउंड में उनके द्वारा बजाया गया तबला वादन हमें सुनाई दे रहा है। श्रोताओं को और अच्छे से सुनाते हैं जी। और
रेनू, अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध रहस्यवादी और भारतीय मूल के योगी पद्म विभूषण विजेता सद्गुरु जग्गी वासुदेव के बारे में, जिनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1957 मैसूर, कर्नाटक। रेनू, वे बहुत प्रसिद्ध कवि भी हैं। जीवन में उनका उद्देश्य लोगों की अपनी आध्यात्मिकता को प्रकट करने में